नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केशवानंद भारती के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि जनरली लोगों को नहीं पता है। केशवानंद भारती बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अमेंडमेंट के रिगार्डिंग जो लेजिस्लेचर के पास पावर्स हैं उसको डिसाइड किया कि वो किस एक्सटेंट तक हैं और वो क्या अमेंड कर सकते हैं और क्या नहीं। तो बेसिकली फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस केस का ये है कि सबसे पहली बात तो हम करेंगे, केस का पूरा नाम केशवानंद भारती नहीं है। एक्चुअल में ये 3 केस थे जो कि यहाँ पे डिस्प्लेड हैं, जिनको मर्ज करके ये केस बनाया गया था केशवानंद भारती। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस केस का ये है कि ये 13 जज बेंच का डिसीजन था, जिसमें 7:6 रेशियो से ये जजमेंट आई थी। और उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे ऑनरेबल मिस्टर SM सीकरी, चीफ जस्टिस। उसके बाद थर्ड पॉइंट इस केस का इंपॉर्टेंट ये है कि इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर तो सबको पता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया था, बट इस केस में एक और चीज़ कही गई थी जो कि थी पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का मीनिंग ये होता है, इस केस में ये बताया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसका इंटरप्रिटेशन करते वक्त हमें मेनली उस प्रोविजंस का पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए वो प्रोविजन बनाया गया, वो सॉल्व हो, इस तरीके की इंटरप्रिटेशन देनी है। तो अब पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करने के लिए बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में इस केस में 3 पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। पहला था स्कीम ऑफ दैट प्रोविजन क्या है, कि मतलब वो प्रोविजन किस स्कीम को लेके बनाया गया है, कि उसका बेसिक स्कीम क्या है, उसका मेन एम क्या है। सेकंड था इंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया उनका इंटेंट क्या था उस प्रोविज़न को बनाने के लिए। तो उस प्रोविज़न को जब आप इंटरप्रेट करने बैठेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स का इंटेंट भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि तभी पर्पस सॉल्व होगा। किस पर्पस को सोच के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने वो प्रोविज़न बनाया है, वो पर्पस सॉल्व होना ज़रूरी है। उसके बाद बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जो कि है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। जो डिबेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो डिबेट्स भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। किसी भी प्रोविज़न के पर्पस को जानने के लिए वो प्रोविज़न जब फ्रेम हो रहा था तो उस प्रोविज़न को फ्रेम करने से पहले क्या डिबेट्स हुई थी ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका पर्पस हमें समझ में आएगा। तो ये 3 पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने बोले थे कि पर्पसिव इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का। उसके बाद बात करेंगे फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कि बात करता है अमेंडमेंट की, तो उसकी पावर्स लेजिस्लेचर के पास है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को अमेंड करने की, बट वो पावर्स अनलिमिटेड नहीं है। तो उनकी लिमिटेशंस क्या हैं? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई एग्जैक्ट स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं दिया है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लेजिस्लेचर के पास जो पावर है दैट इज़ पावर टू अमेंड। इसको अगर आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को लेजिस्लेचर अमेंड कर सकती है, बट डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकती। तो लेजिस्लेशन को एक लिमिटेड स्कोप में लाने के लिए, ताकि उसका मिसयूज़ या आर्बिट्रेरी यूज़ ना हो, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लाई, और जिसके अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेचर की पावर्स हैं अमेंडमेंट की, वो बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सक्लूड करती हैं। तो इसका मीनिंग ये हो गया सिंपली कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते लेजिस्लेचर। अब क्वेश्चन आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या चीज़। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं बताया, बट उन्होंने ये बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले इंक्लूड होगा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आएगा यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, फिर थर्ड आएगा रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फोर्थ आएगा सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिफ्थ आएगा सेपरेशन ऑफ पावर्स, और सिक्स्थ आएगा इंडिविजुअल फ्रीडम्स। तो बेसिकली ये हेड्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब इन हेड्स के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर में कवर्ड होंगी, और जो लेजिस्लेचर है उसके पास आर्टिकल 368 में इन चीज़ों को अमेंड करने का पावर नहीं है। अब इसमें अगर हम इलेबोरेटिव वे में बात करें तो इसमें बेसिकली क्या क्या कवर होता है। इसमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इक्वेलिटी, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फ्री एंड फेयर एजुकेशन, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट, ये चीज़ें कवर होती हैं। अब ये टॉपिक्स बहुत बड़े हैं, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एक एक टॉपिक के ऊपर, ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। बट बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये टॉपिक्स, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, जिसमें आर्टिकल्स और प्रोविजंस के थ्रू ये सब चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कि केशवानंद भारती की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर और जो प्रोसीजर है आर्टिकल 368 का, उस प्रोसीजर और बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए जो भी अमेंडमेंट्स हो रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के अंदर, वो अमेंडमेंट्स जो हैं वो जुडिशियल रिव्यू के प्रोस्पेक्ट में आती है। अब जुडिशियल रिव्यू बेसिकली, उसका मैं एक आपको ब्रॉड आउटलाइन दे देता हूँ। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली ये होता है जब कोई भी लॉ लेजिस्लेचर बनाता है
तो उस लॉ को कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू द पावर्स देखते हैं कि वो लॉ जो है वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट तो नहीं है। अगर वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का वायलेशन है उस लॉ के अंदर, तो उस केस में उस लॉ को इनवैलिड या वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट्स थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जो कि उन्होंने केशवानंद भारती में अपहेल्ड करे थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स यूनिक लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स।